भारत में तुरंत लोन देने वाले ऐप के जरिए लोगों को जाल में फंसाने और बेइज्जत करके ब्लैकमेल करने का स्कैम चल रहा है। कर्ज वसूली एजेंटों की बदसलूकी के कारण कम से कम 200 भारतीय खुदकुशी कर चुके हैं। इससे बहुत सारे चाइनीज ऐप हैं जो बिना किसी जांच परख के चंद मिनटों में लोन देने का दावा करते हैं। पिछले वर्ष 328 ऐप पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। इस बैन को लोगों की ब्लैकमेल की शिकायतों के बाद लगाया गया था। इसमें आरोप था कि चीनी ऐप की ओर से भारतीयों को कर्ज का लालच दिया जाता है, वही कर्ज न चुकाने पर 3000% तक ज्यादा ब्याज वसूला जा रहा है। कर्ज न चुका पाने के हालत में भद्दे मैसेज और आपत्तिजनक तस्वीरें भेजी जा रही हैं। सभी ऐप ब्लैकमेलिंग नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे ऐप हैं जिन्हें डाउनलोड किया तो वो आपके कॉन्टैक्ट, तस्वीर और पहचान पत्रों तक को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इन जानकारियों का इस्तेमाल वे जबरन वसूली के लिए करते हैं। जब ग्राहक समय पर कर्ज नहीं चुका पाते और कई बार तो लोन चुकाने के बावजूद ये ऐप इन सारी जानकारियों को एक कॉल सेंटर को सौंप देते हैं। इस कॉल सेंटर में अस्थायी तौर पर रखे गए युवा एजेंट होते हैं। लैपटॉप और फोन से लैस इन एजेंटों को लोगों को परेशान और बेइज्जत करके बकाया राशि वसूलने की ट्रेनिंग मिली होती है। इसके बाद रिकवरी एजेंट कॉल करने शुरू हो जाते हैं। इन एजेंटों को अपमानित करना और गालियां देना आम बात होती है। जब बकाया रकम चुका दी जाती है तब भी उन्हें कहा गया कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये दिन में 200 बार तक कॉल करते हैं। एजेंट कहते हैं कि हम तुम्हें जानते हैं, तुम कहाँ रहते हो। इनका धीरे धीरे दुर्व्यवहार बढ़ता जाता है। धमकी देते हैं कि उनके फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट के सभी लोगों को मैसेज भेजकर कहेंगे कि वे चोर और सेक्स वर्कर हैं। यहाँ तक भी नहीं रुकते, बच्चे बेटियों की छवि भी खराब करने की धमकी देते हैं। ये फोटो को चलाओ ढंग से फोटोशॉप करते हैं। लोन लेने वाले का चेहरा और बॉडी किसी और की लगाते हैं। ये फोटो के उनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट के सभी लोगों को लोन ऐप से भेज देते हैं। इसी घटना के बाद लोगों के मन में खुदकुशी का ख्याल आता है। अकेले भारत में कम से कम 200 लोगों ने परेशान किए जाने के बाद खुदकुशी की है। इनमें 50% से ज्यादा आत्महत्या तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हुई है। मरने वालों में ज्यादातर की उम्र 20 से 40 साल के बीच होती है। इनमें एक फायर ब्रिगेड कर्मी, एक अवार्ड जीत चुका संगीतकार, एक माता पिता जो अपने 3 और 5 साल की बेटियों को पीछे छोड़ गए, एक दादा और पोते जो इकट्ठे लोन ऐप के शिकार हुए। खुदकुशी करने वालों में 4 तो टीनेजर थे। इस तरह की धोखाधड़ी के शिकार होने वाले ज्यादातर लोग इस बारे में बात करने में शर्म महसूस करते हैं। वहीं उन्हें परेशान करने वाले लोग अमूमन गुमनाम होते हैं और सामने नहीं आते हैं। ग्राहकों को धमकाने और बेइज्जत करने के लिए एजेंट भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग नियम को तोड़ते और मन मर्जी से ऐसा नहीं कर रहे थे, बल्कि कॉल सेंटर के मैनेजर की बराबर उन पर नजर रखते हैं। जब कोई ग्राहक कर्ज लेता है तब वह ऐप को अनजाने में अपने फोन के कॉन्टेक्ट्स पढ़ने का अधिकार दे देता है। फिर लोन देने वाला ऐप कॉल सेंटर पैसों की वसूली के लिए ठेका देता है। अगर ग्राहक बकाया नहीं चुकाता तो कंपनी उसे और उसके जानने वालों को परेशान करना शुरू कर देती है। कॉल सेंटर पैसे वापस लेने के लिए उसके स्टाफ को कुछ भी कहने की छूट होती है। फिर शर्म के हमारे ग्राहक पैसे चुका देता है। उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में आपको कम से कम एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। वसूली एजेंट अक्सर कॉन्टेक्ट लिस्ट में शामिल लोगों को मैसेज भेजकर कर्ज लेने वाले व्यक्ति को फ्रॉड और चोर बताते हैं। हर किसी को परिवार के सामने अपनी छवि बनाकर रखनी होती है। सिर्फ 5000 रुपए के लिए कोई इस छवि को बिगाड़ना नहीं चाहेगा। जैसे ही कर्ज लेने वालों की ओर से पेमेंट की जाती है, एजेंटों को सिस्टम में सक्सेस का मैसेज आता है और फिर वे किसी दूसरे कर्जदार के पीछे लग जाते हैं। आपको समझना होगा कि इनका मकसद अपने निवेश को तुरंत वसूल करना होता है। ये चीनी ऐप भारत में टैक्स नहीं देते और ब्याज की दरें भी स्थानीय नियमों का उल्लंघन करती हैं। भारत, मेक्सिको और कोलंबिया में उनकी कंपनी के अपने लोन ऐप हैं। उन्होंने दावा किया कि वे दक्षिण पूर्वी एशिया में रिस्क कंट्रोल और कर्ज वसूली सेवा के मामले में अग्रणी है। साउथ अमेरिका और अफ्रीका में विस्तार कर रहे हैं। साथ ही उनके पास लोन देने के बाद सेवाओं के लिए पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में 3000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। अगर आप कर्ज नहीं चुकाते हैं तो हम आपको व्हाट्सएप पर जोड़ सकते हैं। फिर तीसरे दिन से हम आपको या आपके जानने वालों को कॉल और मैसेज भेजेंगे। फिर अगर रकम चुकता नहीं होती है तो फिर यह चौथे दिन से हम खास तरह की नग्न प्रक्रिया अपनाते हैं। ये लोग कर्ज लेने वालों का कोड रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं और उसकी कई सारी जानकारी जुटाते हैं। मतलब एक तरफ से वह उनके सामने पूरी तरह नग्न हो चुका होता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।